हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी MIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। समय बहुत करीब आ गया है और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट 8वां का अध्ययन करने वाले, जिसमें हम एथलेटिक्स एवं खेल प्रबंधन और कुछ शारीरिक शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है, बहुत हल्का हल्का प्रश्न है। एक बार आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपके लिए एक समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं बिना समय गंवाते हुए। ये जो पहला प्रश्न है कि अब तक सर्वाधिक बार ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया है। मतलब शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों को जोड़ करके सबसे अधिक कौन सा देश संपन्न कराया, अपने देश में हुआ है। तो यहां पे हम बात करते हैं, ऑप्शन बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक बार यह ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने वाला देश है। आइए हम कुछ बातें करते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो 1904 में कराया है, 1932 में कराया है, 1984 में कराया है, 1996 में कराया है और 2028 में कराने वाला है। यानी अगला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा 2028 में संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। 2028 में अगर इसकी काउंटिंग ना करें तो 4 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक करा चुका है। और यही शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो 1932, 1960, 1980 और 2002 और 2034 में एक बार और कराएगा। अगर ऐसे मैं बात करूं करा चुका है तो ये 8 बार यह करा चुका है। अगर कराने वाला है तो सर्वाधिक 10 बार ये कराएगा, क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है और ये भी हुआ नहीं है। तो ये दो जोड़ देते हैं तो सर्वाधिक 10 बार ओलंपिक आयोजन करने वाला या करवाने वाला देश की बात करें तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे। तो यहीं से थोड़ा सा हम कुछ और प्रश्न का, इसी से एक और प्रश्न लेकर के आए। यहां पे हम देखेंगे, डिटेल कर दिए हैं। ब्रिटेन दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1908, 1948 और 2012 यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन दूसरा सर्वाधिक देश कराने वाला है ब्रिटेन। और शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो एक बार भी वो शीतकालीन ओलंपिक नहीं कराया है। यानी शीतकालीन ओलंपिक ब्रिटेन में एक बार भी नहीं हुआ है, लेकिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 3 बार करा चुका है। ये 3 बार करा चुका है। और नेक्स्ट आते हैं कि यह देखिए 1948 में, यहां पे 1948 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लंदन कराता है, लेकिन शीतकालीन ओलंपिक वही जो है कि स्विट्जरलैंड के सेंट मॉरिट्स में कराया गया। यानी शीतकालीन ओलंपिक स्विट्जरलैंड में हुआ 1948 का और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 का लंदन में हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीष्मकालीन फ्रांस की बात करते हैं तो 1900 में, 1924 में और 1924 में दो चीजें हैं। 1924 देखिए, ये 1934 में कराने वाला, हटाइए इसको, कोई बात नहीं। यानी सन 1900 और 1924, अरे सॉरी 2024 में कराया था। एक मिनट, यानी बात करें तो ये देखिए संयोग है 1900, 1924 और 2024 3 बार फ्रांस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कर चुका है। और शीतकालीन की फ्रांस की बात करें तो 24 और 68 और ये 1992 और 2030, यानी 4 बार, मतलब 30 अभी हुआ नहीं है, लेकिन 4 बार अगर ये कराता है तो 4 बार शीतकालीन और 3 बार आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला ये फ्रांस अब देश बन जाएगा। तो क्या पूछता है उस हिसाब से आप अपने को एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पे बता दिया, जिक्र कर लिया। और ये जो आपको मैं डिजिटल बुक 136 पेज का जो 7 सेट हमने करा चुके हैं, उस 7 सेट का एकदम विधिवत क्रमबद्धता के साथ और फिगर के साथ हमने एक 136 पेज का डिजिटल बुक बनाया है। और अगर इसे प्राप्त करना है तो 9450 850327 व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करेंगे
मैं आपको बार कोड भेज दूंगा और ये आपको मैं बुक दे दूंगा। हालांकि मुझे पैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये हमारा जो निगेटिव है, जो हमने तैयार किया, मेहनत किया है, इसलिए इसका हम एक पुरस्कार स्वरूप मैं आपसे 49 रुपया इसका कीमत रखा हूं। बहुत ज्यादा मैं कीमत नहीं रखा हूं, क्योंकि मेरे पास से पीडीएफ चला जा रहा है और बहुत मेहनत करके हम इसको बनाते हैं, टाइप्स करते हैं, लिख पढ़ते हैं, नोट्स बना करके तो हमने आपको ये प्रोवाइड कराया है। इसलिए हम इसको 49 रुपया में आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर सरलता से चाहते हैं तो इस बार कोड पे भी आप स्कैन करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए। दूसरा नंबर का, इसके पहले 7वें सेट में हमने एक प्रश्न डाला था, काफी बच्चों का कमेंट आया था कि मैंने देखा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एक अलग विधा है और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एक अलग है। मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 1991-92 में स्थापित किया गया था, उसी पुरस्कार का नाम बदल करके राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। यानी आज के खेल का जो सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। लेकिन यहां पे मैं बात किया हूं मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूं। तो काफी बच्चे कमेंट किए थे, सर आपने गलत बताया है, ये इसकी बात कही। इसकी स्थापना सन 2002 में हुआ था और प्रदानकर्ता युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करूं तो साहू जी बिराजदार, यह प्रथम हॉकी के खिलाड़ी थे। इनको इस खेल से मतलब सम्मानित किया गया, मुक्केबाजी। और यहाँ पे अशोक दीवान हॉकी है, अपर्णा घोष है बास्केटबॉल से, और पुरस्कार राशि इसमें 10 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। यानी 10 लाख रुपया लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसको भी सम्मानित किया जाता है। इसकी स्थापना 2002 को हुई है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। इसमें 25 लाख रुपया दी जाती है, इसमें 10 लाख रुपया दी जाती है। तो ये थोड़ा सा अंतर था और मैं आपको बताया। यहां पे देखेंगे, लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड लाइन से लैंडिंग एरिया की लंबाई अंतिम सीमा की दूरी होती है। यहां पे बात करते हैं कि जो टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग एरिया की उसकी लंबाई क्या होती है। तो देखिए, कई तरह की बातें हैं इसमें। अगर लैंडिंग एरिया की अगर बात करें, अभी मैं इसको फिगर के साथ समझा रहा हूं, तो इसमें हम बात करें तो 10 मीटर होगा। यह ध्यान रखिएगा। आप लोग कहेंगे 9 मीटर सर, 9 मीटर 10 मीटर है। इस तरह से अगर प्रश्न पूछता है कि यहां पे बोल रहा टेक ऑफ लाइन से लैंडिंग एरिया की लंबाई अंतिम सीमा की दूरी कितनी होती है, तो ऑप्शन ए हिसाब से आपका 10 मीटर है। अब मैं आपको बता दूं, लैंडिंग एरिया की जो चौड़ाई होती है 2.75 से 3 मीटर होती है और लैंडिंग पीट की लंबाई न्यूनतम 9 मीटर और अधिकतम आपका 10 मीटर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये फील्ड जो होती है ये 9 मीटर। अगर केवल पूछता है कि लैंडिंग पीट की जो लंबाई कितनी होती है, अगर 9 10 दोनों देता है तो हम 9 को ऑप्शन में लगाएंगे, और 9 नहीं देता है, 8 10 11 देता है तो हम 10 को लगाएंगे। वहां पे आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि न्यूनतम 9 और अधिकतम 10 क्यों ऐसा किया गया, अभी उसका भी हम आपको समाधान करने वाले हैं। तो लैंडिंग पीट तो ये है आपका, यानी ये है आपका 2.75 से ये 3 मीटर इसकी चौड़ाई है। और ये हमने 10 मीटर क्यों लगाया है, इसकी भी आपको मैं भी फिगर के साथ समझा करके बताने का प्रयास करता हूं। अभी मैं बता रहा हूं, पुरुषों की लंबी कूद में विश्व रिकॉर्ड 8.95 मीटर, 8.95 मीटर, यानी 5 सेंटीमीटर कम है 9 मीटर। अगर 9 मीटर की लैंडिंग है तो हो सकता है कि वो पीठ से बाहर चला जाए, चोट लगने की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। जिसे अमेरिका के माइकल पॉवेल ने 1991 में टोक्यो में यह रिकॉर्ड बनाया था, 8.95 मीटर कूद करके। अगर महिलाओं की बात करें तो 7.52 मीटर रूस की गैलिना जो चिस्तकोवा ने साल 1998 में सेंट पीटर्सबर्ग में यह रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं लंबी कूद में। आइए हम बात करते हैं। यहां पे देखिएगा, हमने बोला कि जो टेक ऑफ बोर्ड से जो लैंडिंग एरिया की अंतिम सीमा कितनी होती है। मैं आप मान लीजिए ये 10 मीटर दिए हैं,
बहुत अच्छा एथेंटिक बुक का भी हमने ये फिगर लिया है, लेकिन इसको हम 9 मीटर मान लेते हैं। इसको हम 9 मीटर मान लेते हैं कि लैंडिंग पीट की जो लंबाई है 9 मीटर है, लेकिन जो टेक का बोर्ड है यहां से 1 मीटर दूर टेक का बोर्ड रखा जाता है। तो बोला टेक का बोर्ड से ये अंतिम सीमा की दूरी कितनी होती है। तो अगर इसको 9 मानती है और 1 मीटर ये हो गया तो ये 10 मीटर हो जाता है। इसमें ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप दोनों का ये स्किल बनाया हुआ है। तो यहां से अगर यहां की दूरी बात करते हैं तो 10 मीटर। शरद चंद्र मिश्र बहुत अच्छे जो किताब लिखे हैं उस स्रोत उन्हीं से मैंने आपको दिया है। ये 9 मीटर है और 1 मीटर ये 10 मीटर। तो टेक ऑफ बोर्ड से जो अंतिम सीमा की दूरी होती है आपकी 10 मीटर हो जाती है। आइए हम और आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। त्रिकूद पुरुष में टेक ऑफ लाइन से लैंडिंग क्षेत्र की लंबाई में समाप्ति स्थान की दूरी कितनी होती है। यहां पे देखेंगे, यहां पे टेक ऑफ जो देखिए यहां पे शुरू कर रहा है। ये ऑप्शन आपका डी सही है, 13 मीटर। पुरुष की मैं बात कर रहा हूं। त्रिकूट पुरुष में टेक ऑफ लाइन से लैंडिंग क्षेत्र की लंबाई में समाप्ति स्थान की दूरी कितनी होती है। यहां पे देखिएगा, यहां ये आपका टेक ऑफ बोर्ड है और यहां पे हम कह सकते हैं लैंडिंग पीट टेक ऑफ बोर्ड है। ये आपका जो ट्रिपल जंप का टेक ऑफ बोर्ड है, ये लैंडिंग टेक ऑफ बोर्ड है जिसमें प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड लगा होता है। रेड वाला देखिए ना, प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड लगा हुआ है। तो यहां से यहां की बीच की दूरी आपकी 13 मीटर होती है। यहां से यहां की बीच की दूरी आपकी 13 मीटर होती है। और अगर ये यहां से यहां की बीच की दूरी 1 मीटर होती है, 14 और ये और प्लस ये आपका जो दूरी होती है वाली 9 मीटर। तो अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 मीटर, यानी 13 14 और 14 9 23, तो 23 मीटर। यानी इसका जो है आपका सही उत्तर है आपका 23 मीटर। क्योंकि बहुत बार फंसाता है, इसलिए हम सोचे कि इसका आपको समाधान ही कर दें। क्योंकि यहां से आप यहां से छलांग मारेंगे, ये आपका 13, एक 14 और 14 9 आपका 23। तो इस तरह से आपका सही उत्तर है आपका 23 मीटर। नेक्स्ट, ये समाप्ति लाइन है भाई, यही समाप्ति लाइन है। और यहां से पूछ रहा है यहां से यहां के बीच की दूरी, तो ये 23 मीटर हो जाएगा। यही बात करते हैं हम महिला वर्ग की भी। यहां त्रिकूद में महिला वर्ग के लिए टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग एरिया का प्रारंभ क्षेत्र की दूरी कितनी होती है। लैंडिंग एरिया से यहां पे आप देखिएगा, यहां पे पूछ रहा है टेक ऑफ बोर्ड से, ये टेक ऑफ बोर्ड से। अब लैंडिंग यहीं से कूदता है आदमी या महिलाएं यहीं से कूदता है, यानी जो लाइन छलांग लगा के यहीं से। तो ये जैसे पुरुषों में हमने 13 मीटर दिया है, अब यहां महिलाओं की बात आती है तो 13 मीटर होगा, क्योंकि 11 मीटर यहां से यहां की बीच में जो होता है वो 11 मीटर होती है महिलाओं की। त्रिकूद में महिला वर्ग के लिए टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग एरिया प्रारंभ, यानी कूदने वाला जो यहीं से प्रारंभ होते हैं, यहीं से कूदना है। तो यहां के बीच की दूरी कितना होती है, 11 मीटर। तो थोड़ा गंभीरता से इस प्रश्न को देखिए, नोट्स बनाइए और इसको एक बार पढ़िए, समझिए, और एग्जाम में भी बड़ी गंभीरता से इसको समझ करके ही इसका उत्तर दीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में एक प्रश्न भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यहां पे बात करते हैं त्रिकूद में पुरुष वर्ग के लिए टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग एरिया का प्रारंभ क्षेत्र की दूरी कितनी होती है। महिला की हमने बात किया, फिर पुरुषों की मैं बात कर लूं, यहां फिर से बात कर रहा है। यहां पे टेक ऑफ बोर्ड और यहां से लैंडिंग, यहीं से कूदना है। तो यहां के बीच की दूरी पुरुषों के लिए कितना होती है, तो पुरुषों के लिए 13 मीटर होती है। ऑप्शन डी है। इसके पहले भी वीडियो में मैंने बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा कमेंट आया था, उस कमेंट का हम सोचे कि कंफ्यूजन ही आपका समाप्त कर दें, जहां से कहीं आपको दिक्कत न रह जाए। इतनी सी भी दिक्कत अगर पालेंगे तो समस्याएं हो सकती है। और मैं भी ह्यूमन एरर है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो भी गया हो। तो मैं प्रयास करता हूं, जब आप कमेंट में आप लिखते हैं यहाँ पे कमी है सर, तो जरूर मैं उसकी रिप्लाई करता हूं और उसका समाधान करने का प्रयास करता हूं। ह्यूमन एरर है, कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है। वैसे मैं मतलब बहुत ही गंभीरता से मैं लेके आता हूं, कहीं मिस्टेक ना हो।
नेक्स्ट चलते हैं, पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? पोल वॉल्ट में क्रॉस बार ये जो होती है ना, ये क्रॉस बार की जो लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन डी सही है, 4.52 मीटर, 4.52 मीटर। और पोल वॉल्ट में जो रनवे होता है, जहां से रनवे होता है वो 45 मीटर होती है। और पोल वॉल्ट में बॉक्स की जो लंबाई होती है वो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। देखिएगा कहीं कहीं चूंकि अच्छे किताबों का स्रोत है ये, शरद चंद्र मिश्र जी के किताब का स्रोत है, यानी हम कह सकते हैं 1 मीटर गुणे 60 सेंटीमीटर ये होता है। लेकिन कहीं कहीं आपका 1.084 गुणे ये 60 दिया है। थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल करिएगा कि वो अगर ये नहीं दिया है, अगर ये दिया है तो उस ऑप्शन को लगाइएगा, अन्यथा किसी में 1 मीटर गुणे 60 सेंटीमीटर को आप लगाइएगा जो बॉक्स है। अभी मैं बॉक्स की भी एक फिगर आपको दिखाने का प्रयत्न, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये बॉक्स है, यानी यहाँ पे जो यहां से यहां की दूरी है 1 मीटर है, और आगे वाला जो है वो जो 60 सेंटीमीटर, लेकिन पीछे का पूछता है तो ये 40 सेंटीमीटर, और ये होता है आपका इस तरह से एक बॉक्स डोंगा टाइप में बन जाता है, और यहीं से फंसा करके मतलब वो कूदना होता है। देखिए यहीं पे रखा जाता है और इसमें फंसाता है, वो छलांग मार करके कूदता है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही दूरी 1.084 कहीं कहीं दिया है, लेकिन अधिकतर जगह 1 मीटर गुणे 60 सेंटीमीटर और पीछे का 40 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका जरा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये जो उसकी लैंडिंग पीठ है वो 5 गुणे 5 मीटर का होता है। लैंडिंग पीठ जहां पे वो लोग गिरते हैं, जो गद्दा बनाया गया है वो 5 गुणे 5 मीटर का होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा पोल वॉल्ट में। आइए और आगे देखते हैं, इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन है। पोल वॉल्ट के क्रॉस बार का वजन कितना होता है? पोल वॉल्ट ये जो क्रॉस बार, जैसे मान लीजिए जो ये खंभवा है, इस पे जो क्रॉस बार है इसका वजन कितना होता है? तो यहां पे देखेंगे 2 ऑप्शन सी सही है, 2.25 किलोग्राम इसका क्रॉस बार का वजन होता है। यहां पे देखेंगे, हमें यहां बताया ये 5 गुणे 5 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 5 गुणे 5 मीटर जो लैंडिंग एरिया का माप है 5 गुणे 5 मीटर, और पोलवान में लैंडिंग एरिया की जो ऊंचाई होती है वो 80 सेंटीमीटर होती है, 80 सेंटीमीटर होती है। जैसे ये गदवा देखिए, ये गद्दा जो है ना, ये गद्दा की ऊंचाई जो होती है वो 80 सेंटीमीटर होती है। स्रोत शरद चंद्र मिश्रा जी का है। और नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए 7.26 किलोग्राम गोला का डायमीटर कितना होता है? यानी हम कह सकते हैं ये पुरुष वर्ग के लिए गोला का वजन डायमीटर कितना होता है? तो ये ऑप्शन बी सही है, 1.10 से 1.30 मिलीमीटर होता है। यानी जो गोला का जो डायमीटर होता है, जो फेंका जाता है उस गोले का, वो फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, गोले का डायमीटर 110 से 130 मिलीमीटर होता है। और देखिएगा पुरुष युद्ध के लिए गोला का जो भार होता है वो 5 किलोग्राम होता है, और पुरुष जूनियर के लिए गोला का भार जो होता है वो 6 किलोग्राम होता है। और गोला प्रक्षेपण वृत्त का जो डायमीटर होता है, जिसमें गोला फेंका जाता है, वो 2.35 मीटर होता है, जिसमें फील्ड से फेंका जाता है। अभी मैं उसका भी फिगर दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। तो मैं इसको भी दे दिया हूं इसलिए कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने मेरे लिए थोड़ा सा समय लगता है और आपके लिए भी दिक्कत होती है। यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि व्यास और उसका त्रिज्या, तो 1 अगर ये 60 फुट का है, यानी 1.067 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के हम जब ये एक चक्कर लगाते हैं तो ये आपका गोला का सर्कल बन जाता है। अगर ये जोड़ देंगे तो 2.135 हो जाता है, वही जो उसका सर्कल पूरा होता है जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाता है। यानी इसका जो त्रिज्या हाफ जो सर्कल है 1.06, और ये यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कुछ बढ़ा रहता है तो 7.5 से यानी 75 सेंटीमीटर यहाँ पे बढ़ा होता है, 75 सेंटीमीटर यहाँ पे बढ़ा होता है। यानी अगर सेक्टर थ्रो करके आप जाते हैं
तो ये अगर निकलना है तो आपको इधर से निकलना, अगर इधर से निकलते हैं तो फाउल माना जाता है। आपको पीछे से ही निकलना, ये आपका इंडिकेटर है, यानी आधा से इधर से ही आपको, इधर से एंट्री करना, इधर से आपको निकलना है। इसका जो सेक्टर कोड होता है वो 34.92 होता है। हम कह सकते हैं 60 फुट का गोला फेंक का जो सेक्टर होता है वो 34.92 होता है। और यहाँ पे जो इसका टेकअप बोर्ड है वो 30 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 1.21 से 1.22 ये लंबा होता है। तो इस तरह से हमने 60 फुट को आपको समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट चलते हैं, महिला वर्ग के लिए गोला का भार कितना होता है। तो महिला वर्ग के लिए गोला का भार 4 किलोग्राम होता है। कुछ और बात करते हैं, महिलाओं का 60 फुट का वजन 4 किलोग्राम, जिसको हम 8.8 पाउंड भी कहते हैं। अगर पाउंड में पूछ रहे तो वहां फंसेंगे नहीं। और 4 किलोग्राम का डायमीटर जो 95 से 110 मिलीमीटर होता है। और गोला प्रक्षेपण का जो सेक्टर होता है 34.92 होता है, जो मैंने आपको भी फील्ड में बताने का प्रयास किया है। तो आइए बात करते हैं फिर से, इसी गोला की मैं बात कर रहा हूं, इसी गोला की, ये हर कलर में होता है। गोला प्रक्षेपण की कौन सी तकनीकी नहीं है, इसमें जो कौन सी तकनीकी जो गोला प्रक्षेपण की नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि 60 फुट थ्रो का ये मतलब जो टेक्निक इसमें कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन जो डी सही है, ये डिस्को जो है ये इसकी तकनीकी नहीं है, बाकी ये तीनों इसी की तकनीकी है। ये तीनों आप जाने, ये वो मतलब 60 फुट का एक टेक्निकल है। पुरुष के लिए अगर संयुक्त राज्य अमेरिका रयान क्राउसर 23.56 मीटर यानी 77 फीट फेंक करके यह 2023 में रिकॉर्ड बनाया है। महिला में 22.63 मीटर सोवियत संघ की जो है नताल्या लिसोवस्काया ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड इसलिए बना देता हूं, सेक्टर को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आपको ज्ञान बढ़ जाए। तो इस तरह से मैं आपको आगे ले चलता हूं। पुरुष वर्ग के लिए डिस्कस का वजन कितना होता है। डिस्कस जिसको हम चक्का फेंक कहते हैं, डिस्कस का वजन कितना होता है। तो पुरुष वर्ग के लिए डिस्कस का जो वजन होता है वो 2 किलोग्राम होता है। और पुरुष वर्ग जूनियर के लिए डिस्कस का जो वजन होता है 1.750 किलोग्राम। और पुरुष यूथ के लिए 1.500 यानी 1.5 किलोग्राम ये डिस्कस का वजन होता। तो मैं प्रयास किया हूं कि एक ही जगह सबको कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर जरूर करें, जिससे हमें ऊर्जा मिले और आपके लिए मैं काम कर सकूं। क्योंकि इसके लिए कहीं किसी तरह का कोई आपसे पैसे वसूल नहीं किए जाते हैं, यह सेवा भाव से मैं काम करता हूं। यहाँ पे देखिए, महिला वर्ग और महिला युथ, महिला वरिष्ठ, महिला कनिष्ठ के लिए डिस्कस का वजन होता है। यानी महिला वर्ग में सभी वर्ग के लिए जितनी है उसमें महिलाएं, उनके लिए डिस्कस का वजन कितना होता है। तो उनके लिए होता 1 किलोग्राम। और डिस्कस थ्रो वृत्त का जो डायमीटर होता है वो 2.50 2.5 मीटर का वो डायमीटर होता है, 2.5 मीटर का वो डायमीटर होता है। आइए देखते हैं इसका भी फिगर आपको सामने यहां पे देखेंगे। यहां 1.25, अगर ये पूरा कर देंगे तो 2.50 2.5 मीटर। अगर हम बात करते हैं, अगर ये पूरा त्रिज्या लेके खींचेंगे तो ये 2.5 मीटर का आपको यहाँ पे पूरा 2.5 मीटर का व्यास हो जाएगा और त्रिज्या। और इसमें भी 7.5, अरे नहीं 75 सेंटीमीटर इधर भी आगे निकला रहता है, 75 सेंटीमीटर यहां भी निकला रहता है। और इसका भी जो कोण है वो 34.92 जो है अंश का यह सेक्टर होता है, जहां पे हम डिस्कस थ्रो करने का काम करते हैं। तो और इसकी जो रेखाओं की जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, नहीं 40 mm होती है, 40 mm होती है। इस रेखा की जो चौड़ाई होती है 40 mm होती है, इसका गोला का 50 mm। भाला फेंक के लिए रनवे दौड़ने का रास्ता कम से कम और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए। जिसमें भाला फेंकते हैं उसमें दौड़ करके उसके रनवे का, तो ऑप्शन बी सही है, कम से कम 30 और अधिक से अधिक 36.5 मीटर का रनवे होना चाहिए। भाला फेंक के लिए आर्क की दूरी 8 मीटर से, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर और ये बढ़ा दिया जाता है। देखिए रनवे की चौड़ाई 4 मीटर होती है
और यहां से बीचों बीच से एक जो आर्क बनाया जाता है इस तरह से, ये आर्क होता है, तो ये 8 मीटर की यह दूरी से आपका ये बनाया जाता है। 8 मीटर से लगाया जाता है। और आर्क रेखा की जो चौड़ाई होती है, ये जो चौड़ाई होती है वो 7 सेंटीमीटर की होती है। आगे चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यह भाला सेक्टर 29 अंश का, यानी भाला सेक्टर का जो कोण होता है वो 29 अंश, 29 अंश का होता है। और पुरुष वर्ग के लिए भाला का वजन 800 ग्राम और महिला के लिए 600 ग्राम। और पुरुष वर्ग के लिए भाला की जो लंबाई होती है 2.60 से 2.70 मीटर होती है, यानी उसकी लंबाई। और महिला वर्ग के लिए भाला की जो लंबाई 2.20 से 2.30, यानी 2.30, 2.20 से 2.30, ये भाले की जो लंबाई होती है। महिला और पुरुष का वजन और लंबाई दोनों अलग अलग होती है, इसी को हम समझाने का प्रयास करते हैं। और रनवे की बात करें तो रनवे की जो चौड़ाई होती है वो 4 मीटर होती है, जो जिसमें जेवलिन थ्रो दौड़ करके फेंका जाता है, अधिकतम दूरी 36.5 मीटर होती है। तो इसमें जो ये होता है, ये 4 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। 1.22 मत लगा दीजिएगा, ये 4 मीटर की होती है। और यही जो आर्क है, ये देखिए, ये 75 सेंटीमीटर यहां भी निकला रहता है और इधर भी 75 सेंटीमीटर निकला रहता है। यही जो बात हो रही है, ये जो है इसकी जो चौड़ाई होती है वो 70 mm, जिसको हम बोलते हैं 7 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई होती है 7, आर्क की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसकी बात करें तो 50 mm मतलब 50 सेंटीमीटर, यार सॉरी 5 सेंटीमीटर। ये इसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 7 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। और इसका जो सेक्टर होता है आपका ये 29 अंश होता है, यानी 29 अंश इसका सेक्टर कोण होता है। इसलिए ये जेवलिन है 8/4 का हम बनाते हैं, लेकिन 4 ये रनवे को आगे छोड़ देते हैं, यहाँ बाउंडेशन नहीं करते हैं, ओपन रहता है जिससे बच्चा कंफ्यूज ना हो, और आकर के यहीं से थ्रो कर देना होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। 80 पेज का ये हम लेकर के 8वां सेट आए हैं। हो सकता है प्रश्नों की संख्या इसमें ज्यादा हो सकती है, थोड़ा गर्मी लग रही, फैन लगा दें। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं, एथलीट अपने जूतों में कितने स्पाइक का प्रयोग कर सकता है। एक एथलीट अपने जूतों में स्पाइक, जो कांटा होता है, जो मतलब जिसको देहाती भाषा में कह सकते हैं, वो कितना प्रयोग कर सकता है यदि सिंथेटिक सतह हो। देखिए, सिंथेटिक मतलब जो नेचुरल नहीं, जो मतलब बनाया जाता है, जो हरा हरा आप देखते हैं ट्रैक रेड रेड, वो 11 स्पाइक का वो प्रयोग कर सकता है। और सिंथेटिक सरफेस नहीं है तो वो 25 मिलीमीटर स्पाइक का प्रयोग कर सकता है। इसमें 11 की बात, यहाँ पे लंबाई की बात मैं कर रहा हूं। सिंथेटिक सरफेस ना हो तो 25 mm लंबा स्पाइक का स्पाइक का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, एथलीट के जूते की स्पाइक की जो लंबाई होती है वो 9 mm होती है। और ऊंची कूद एवं भाला फेंक एथलीट में जूतों की स्पाइक 12 mm होती है। और स्पाइक का जो डायमीटर होता है वो 4 mm होता है, 4 mm होता है। तो जहां पे थोड़ा सा स्पाइक से संबंधित हमने बात किया। भारत में सर्वप्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ। भारत में सर्वप्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ, ये प्रश्न आ सकता है। तो ये ऑप्शन बी है, 1924 में भारत में पहली बार एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इससे जुड़ी कुछ बातों को, भारत में सर्वप्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन अखिल भारतीय ओलंपिक संघ ने किया था 1924 में, लाहौर में। अब वो कहां पे है, पाकिस्तान में। और भारतीय ओलंपिक खेल नामक पहली राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 1924 में, और लाहौर में, जो अब इस समय वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सर्वप्रथम एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया था। तो आयोजन डॉक्टर एस नोहेरन ने किया था। तो ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, 400 मीटर बाधा दौड़ महिला वर्ग में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। तो 0.762 मीटर होती है। बाधा दौड़ महिला वर्ग में उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 0.762 मीटर होती है। नेक्स्ट,
400 मीटर बाधा दौड़ में महिला वर्ग प्रारंभ रेखा से प्रथम बाधा की दूरी कितनी होती है? प्रथम बाधा की दूरी कितनी होती है? तो ये आपका 45 मीटर। कहने का मतलब मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक 400 मीटर है, क्योंकि वो कर्व में रहेगा, मैं आपको समझा रहा हूं। और हर प्रतियोगिता में 10 बाधाएं हैं, इसमें जो भी बाधा दौड़ है उसमें 10 बाधाएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लीजिए, ये अंतिम है। तो यहां से रेस शुरू हो रहा है, पूछ रहा है वर्ग में प्रारंभ रेखा, यहां से प्रारंभ, तो यहां के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये है 45 मीटर, 45 मीटर। लेकिन फिर आगे चलेंगे हम, और पुरुष बाधा वर्ग में प्रारंभ रेखा से पहले बाधा के पुरुष में भी 45 मीटर और महिलाओं में भी 45 मीटर। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, अभी बीच का भी बात करूंगा और एंड की भी बात करूंगा। यहां पे चलते हैं नेक्स्ट। 400 मीटर की बाधा दौड़ महिला वर्ग में बीच के बाधा की दूरी कितनी होती है? तो 35। यानी हमने कहा कि यहां से अगर रेस शुरू होती है तो पहली बाधा ये 45 मीटर और बीच की क्या है? 35 मीटर। और फिर लास्ट वाला भी आपका समाप्ति होगा, तो लास्ट वाला भी अभी मैं बात करता हूं यहां पे। तो ऑप्शन आपका ए सही है। और देखिए पुरुष बाधा वर्ग में भी बीच की दूरी कितनी होती है? 35 मीटर में। पुरुष और महिला की बाधा की 400 मीटर में सेम दूरी होती है। नेक्स्ट चलते हैं कि 400 मीटर बाधा दौड़ महिला वर्ग में अंतिम बाधा की दूरी समाप्ति रेखा से कितनी होती है? तो ये 40 होती है, ये 40 होती है। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, ये 45 35 और ये क्या है, ये अंतिम वाला है, यहाँ पे समाप्ति है, तो 40 यानी 45 35 40, 45 35 40, 45 35 40, 45 और 35 और ये 40, ये समाप्ति है। और ये क्या है? आपकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है। और बीच बीच में क्या है? 35 मीटर के दूरी पे आपको बाधाएं खड़ी की जाएगी, 10 बाधाएं। तो ये 40 मीटर। यहाँ पुरुष वर्ग में अंतिम बाधा समाप्ति रेखा से ये 40 मीटर, यानी पुरुष और महिला 400 मीटर के लिए समान दूरी पे बाधा, हर्डल जिसको बोलते हैं, हर्डल लगाया जाता है। ध्यान देखिए, दौड़ शुरू करने के लिए कुल कितनी विधियां हैं? यानी दौड़ हम शुरू करना चाहते हैं, रेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए कितनी विधियां हैं? तो उसके लिए 4 विधियां हैं। हम कह सकते हैं दौड़ने के लिए 4 मुख्य विधियां हैं। दौड़ शुरू करने के लिए शुरुआती जो बिगनर्स रन बोले जिसको बोलते हैं, दौड़ के लिए अंतराल जो इंटरवल रनिंग बोल सकते हैं, और लंबी दौड़ लॉन्ग रन्स, और गति यानी हम कह सकते हैं टेम्पो रन्स। इस तरह से 4 गतियां हैं दौड़ शुरू करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, छोटी दौड़ शुरू करने के लिए कितनी विधियां हैं? तो छोटी दौड़ शुरू करने के लिए 3 विधियां हैं, जिसको हम सैर और दौड़ना जिसको बोलते हैं, और धीरे धीरे दौड़ना और आराम के दिन। तो इस तरह से छोटी दौड़ शुरू करने के लिए आपके पास 3 विधियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एथलेटिक्स का अर्थ क्या होता है? तो एथलेटिक्स का जो अर्थ होता है वो खेल शास्त्र होता है, खेल शास्त्र। और एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कुल 26 आइटम्स होते हैं, और एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई थी। तो थोड़ा थोड़ा इस बातें एक बार रिकॉल कर रहा है। और 3000 मीटर स्टीपल चेस में वाटर जंप कितने होते हैं? 3000 मीटर का जो स्टीपल चेस पानी वाला जो कूद होता है, वो उसमें कितने जंप होते हैं? तो वाटर जंप जिसको पानी वाला जंप बोलते हैं, उसमें 7 होते हैं। 3000 मीटर में कितने हो? 7 होते हैं। यहां देखिए 3000 मीटर स्टीपल चेस में 28 बाधाएं होती हैं। यानी हर्डल जो होता है वो 28 होता है, और जो पानी वाला जो गड्ढा होता है वो 7 होता है। यहाँ पे देखिए, और 2000 मीटर स्टीपल चेस में वाटर जंप क्या होता है? 5। यहाँ देखिएगा 3000 मीटर में कितना होता है? 7, और 2000 मीटर में क्या होगा आपका? 5। ध्यान रखिए 2000 में 5 पानी की बाधाएं होती हैं, और देखिएगा और बाधाएं 18 होती है। बाधाएं यानी हम कह सकते हैं 3000 मीटर में 28 और 7, और 2000 मीटर की अगर हम बात करें तो 18 और 5। यह ध्यान रखिएगा,
ये पूछ सकता है। और देखिए क्या है, जो हम बड़े बड़े प्रश्न पढ़ने के चक्कर में छोटे छोटे प्रश्न कहीं कहीं मिस कर जाते हैं और एग्जाम में आता है, समय बहुत कम होता है, बड़ी बारीकी से उसे हमें एग्जाम को देना होता है, वही हम मिस कर जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए स्टीपल चेज का हम कुछ आपको जिस दिखाने का प्रयास किए हैं, ये वाटर जंप है। यहाँ पे ये यहीं से बाधा दौड़ से कूद रहे हैं लोग, कुछ पानी में ही गिर जा रहे हैं, पानी में गिरना नहीं है, उसको जंप लगा करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप एग्जाम देने जब जाइएगा परीक्षा में, चूंकि अनुभव है, काफी अनुभव के बाद हम यहाँ पे आप आए हैं, या हमारे जैसे बहुत बड़े बड़े भाई बंधु आए हैं बहुत अनुभव के साथ। एग्जाम जब पूरा पेपर जब सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद टाइम देखिएगा, टाइम निकाल लीजिएगा 15 मिनट OMR को काला करने के लिए। साथ में मत करिएगा, हाँ इसको पढ़िए और फिर ये मत करिएगा, मिस्टेक हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट जब तक दिमाग नहीं होगा तब तक काम खराब हो जाएगा। जैसे आप करना क्या है, पूरा एक पेंसिल लेके जाइएगा, प्रयास करिएगा, पढ़िएगा स्टीपल चेज में पुरुष वर्ग में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। एक लाइनर जरूर हो, आप अपने पेपर में लाइनर, कहीं कोई अक्षर नहीं करके छूट तो नहीं रहा है। इस तरह से पूरा जब पेपर पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, जान लीजिए, एक क्वेश्चन भी गलती नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं, आता हुआ प्रश्न रंगने में गलती कर देते हैं, आता हुआ प्रश्न, पूरा प्रश्न पढ़ने के वजह से गलती हो जाती है। तो पूरा प्रश्न गंभीरता से पढ़ें और लाइनिंग करते जाएं, जिससे कि आप क्लियर हो जाते हैं। और नहीं जो समझ में आ रहा है तुरंत उसको ऐसे गोला करिए, इसको बाद में देखेंगे, उसके चक्कर में पूरा समय व्यर्थ मत करिए। आप चलते जाइए, चलते कौन कितना ऐसे फंसा है, ऐसे उस प्रश्न नंबर को गोला कर दीजिए, फिर बाद में उसको रिपीट करके एक बार देखेंगे, दिमाग कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो फिर देखेंगे। लेकिन टाइम देखते हुए, क्योंकि 1 मिनट एक प्रश्न के लिए दिया गया है, 120 मिनट है और आपके 125 प्रश्न है, 1 मिनट भी नहीं एक प्रश्न के लिए, ये जान लें। तो यहाँ पे देखिए स्टीपल चेज में पुरुष वर्ग में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है, 91.4 सेंटीमीटर। सही उत्तर है आपका 91, यानी बाधा की जो ऊंचाई होती है वो स्टीपल चेज में 91.4 सेंटीमीटर होती है। और स्टीपल चेज महिला वर्ग में बाधा की जो ऊंचाई होती है वो 76.02 सेंटीमीटर। पुरुष में 91.4 और महिला में 76.02 स्टीपल चेज में बाधा की जो ऊंचाई होती है। नेक्स्ट चलते हैं। रिले दौड़ में बैटन की लंबाई 28 से 30 सेंटीमीटर, यही बैटन है रिले दौड़ में 28 से। टीम इवेंट से, ये मान एथलेटिक में टीम इवेंट्स की कौन सी प्रतियोगिता है, तो रिले दौड़ ही टीम इवेंट्स की प्रतियोगिता है। इसमें 4 खिलाड़ी एक टीम के होते हैं। वजन इसका 50 ग्राम और सरकमफ्रेंस जो है वो 12 से 13 सेंटीमीटर, यानी 12 से 13 सेंटीमीटर उसका सरकम है। और इसकी जो लंबाई 28 से 30 सेंटीमीटर, और वजन की बात करें तो 50 ग्राम। नेक्स्ट आते हैं। पुरुष वर्ग 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। पुरुष वर्ग 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की, यानी हर्डल की, ये हर्डल जो लगा हुआ है, इस हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है, तो आप जान सकते हैं कि 1 ऑप्शन बी सही है, 1.06 मीटर, 1.06 मीटर हर्डल की ऊंचाई, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। पुरुष वर्ग में हमने यहाँ पे दे दिया है। और इसको 42 इंच, अगर इंच में पूछता है तो 42 इंच होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये है आपकी बाधा दौड़, इसमें दृश्य में आपको लाके समझाने का प्रयास किए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। 110 मीटर बाधा दौड़ में महिला वर्ग में बाधा की ऊंचाई, महिला वर्ग की बात करें 0.84 मीटर होता है। वहीं 400 मीटर पुरुष और महिला, और 110 मीटर पुरुष और महिला, और 100 मीटर सभी बाधा दौड़ में बाधा की जो संख्या होती है 10 होती है। आपको फंसाने के लिए आपको फंसा देगा, लेकिन मैं बता दूं, जो हर्डल रेस होती है, चाहे 400 मीटर हो, चाहे 110 मीटर हो या 100 मीटर हो, ये तीनों हो। 400 मीटर आप जान सकते हैं कि पुरुष और महिला दोनों के लिए होता है, और 110 मीटर केवल पुरुष के लिए होता है, और 100 मीटर केवल महिला के लिए होती है बाधा। और सभी दौड़ में बाधाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 10 ही बाधाएं, 10 ही हर्डल लगाए जाते हैं।
थोड़ा समय लगेगा। 80 पेज का ये मेरा आज का वीडियो है। चूंकि कम समय में मैं ज्यादा देना चाहता हूं, कई वीडियो बनाने में दिक्कत लगता है। 100 मीटर की बाधा दौड़ महिला वर्ग में प्रारंभ रेखा से पहले बाधा की दूरी होती है 100 मीटर। अगर 100 मीटर का ये दौड़ है तो ये स्टार्टिंग है और ये फिनिशिंग है। तो ये पहला बाधा ये लगेगा तो ये 13 मीटर होगा, यानी पहला बाधा जो होगा तो ऑप्शन ए आपका सही है, 13 मीटर। यानी बीच के बड़ा बाधा, बीच की जो बाधा की दूरी होती है यानी ये होती है आपकी 8.5 और समाप्ति की बात करते हैं, ये समाप्ति वाला आपका 10.50 मीटर। ये महिला 100 मीटर की बाधा की दूरी, यानी यहां से फिनिशिंग यहां से शुरू हो रहा है और पहली बाधा ये पहला बाधा है वो 13 मीटर पे होगा और जितने बीच बीच में बाधा है वो 8.5 10 बाधा होगा और ये अंतिम ये फाइनल फिनिशिंग लाइन है और यहां से यहां की जो दूरी है वो 10.50 मीटर बाधा की दूरी होगी। इसलिए एक ही साथ सारे को हमने यहाँ पे हल कर दिया है ताकि ज्यादा समय बचे आपका। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की मोटाई 10 सेंटीमीटर होती है। ये देखिएगा, ये टेक ऑफ बोर्ड है, ये टेक ऑफ बोर्ड है, इसकी जो मोटाई होती है 10 सेंटीमीटर होती है, लेकिन चौड़ाई कितनी होती है? इसकी चौड़ाई कितनी होती है? इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई होती है आपकी 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपकी होती है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे और एक बात करते हैं, जो प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड टेक ऑफ बोर्ड से कितना ऊंचा होता है? देखिए रेड वाला है ना, ये प्लास्टिसिन इंडिकेटर ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, इस पे टच नहीं होना चाहिए, टच तो फाउल है। तो ये 7 mm होता है, ये 7 mm से अगर दिया से तो 10 mm कर सकते हैं। हालांकि अक्सर 7 mm ही देता है, लेकिन मैं आपको बताती हूं अगर 7 mm से 10 mm, 8 से 10 mm, अगर 10 से 12 mm, तो हाँ बात करते हैं 7 से 10 mm ये ऊंचा होता है आपके क्यों सा जो है टेक ऑफ बोर्ड से। टेक ऑफ बोर्ड देखिए व्हाइट वाला ये टेक ऑफ बोर्ड है और यहीं पे इसकी जो प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड है वो 7 mm से 10 mm ऊंचा होता है। यहाँ पे हमने बताया है ये पैर व्हाइट पे पड़ेगा तो नो फाउल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ इस पे टच कर जाएगा तो वो फाउल की श्रेणी में आता है। यहाँ पे दिखाया गया है आपको एक फिगर के द्वारा, यानी प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड से आपका पैर टच नहीं होना चाहिए, अगर टच होता है तो वो फाउल माना जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर भी चौड़ा होता है, कहीं कहीं पूछता है 9.8 से 10.2 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा अगर ऐसे पूछता है 10, 8, 7 तो 10 सेंटीमीटर यह प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड चौड़ा होता है, ये चौड़ा होता है, ठीक है। अगर कहीं पूछता है ये 9.8 से 10.2, तो दोनों चीजें हम आपको यहाँ पे देने का प्रयास किए हैं। मोटाई जो होती है 7 mm से 10 mm और जो चौड़ाई होती है वो 9.8 mm से 10.2 mm सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा यही चीज हमने अब प्रयास किया है। यहाँ पे ये राइट है, लेकिन अगर यही टच करता तो वो फाउल था। नेक्स्ट चलते हैं, खेल आयोजन के लिए सबसे पहला चरण क्या होता है? अब मैं थोड़ा सा खेल प्रबंधन से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को रखा हूं। तो ये क्या होता है? तो ये है योजना बनाना। देखिएगा यानी खेल आयोजन के लिए जो सबसे पहला आपका चरण क्या होता है? तो योजना बनाना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, खेल संगठन में जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का कार्य क्या होता है? लॉजिस्टिक, तो ऑप्शन आपका बी सही है, यात्रा, आवास और उपकरणों की व्यवस्था करना। देखिए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का जो क्या मतलब होता है? यात्रा, आवास, उपकरण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट चलते हैं कि खेल प्रबंधन की कौन सी जिम्मेदारी नहीं है, यानी खेल प्रबंधन की इसमें से कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? तो खेल रणनीति बनाना यह खेल प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं है। टीम का चयन, वित्तीय प्रबंध, लॉजिस्टिक देखना ये खेल प्रबंधक की जिम्मेदारी है, लेकिन ये खेल रणनीति बनाना ये खेल प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं है। खेल नीति बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी खेलों को व्यवस्थित विकास, देखिएगा
ऑप्शन बी सही है। खेल नीति बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खेलों का व्यवस्थित विकास। नेक्स्ट चलते हैं, खेल बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खेल बजट का जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सीमित संसाधनों का उचित उपयोग, सीमित संसाधनों का उचित उपयोग, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक खेल नीति दस्तावेज है? तो ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय खेल नीति। ऑप्शन बी आपका सही है, राष्ट्रीय खेल नीति। नेक्स्ट चलते हैं कि स्कूल स्तर पर खेल आयोजन कौन करता है? स्कूल स्तर, विद्यालय स्तर पर खेल का आयोजन कौन करता है? तो स्कूल प्रबंधन समिति के द्वारा स्कूल स्तर पर खेल का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, खिलाड़ियों का बीमा खेल प्रबंधन में क्यों आवश्यक है? तो आकस्मिक स्थितियों से सुरक्षा के लिए ये खेल प्रबंधन में खेल की बीमा यानी हम कह सकते हैं प्रबंधन किया जाता है, बीमा किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, खेल प्रबंधन के कौन से तत्वों में स्वास्थ्य व सुरक्षा शामिल होती है? तो ऑप्शन डी सही है, जोखिम का जो प्रबंध होता है यह इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट चलते हैं कि किस समिति ने विदेशों का दौरा किया और खेल संगठनों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करके सुझाव दिए? इसमें से कौन सा है जो विदेश का दौरा करता है और खेल प्रबंधन के लिए अपना एक सुझाव देता है? तो ऑप्शन बी सही है, कौल कपूर समिति। और कुंजरू समिति 1959 में बनी और कुंजरू समिति ने अपना रिपोर्ट जो है 1963 में पेश की। कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में हुई और यह रिपोर्ट अपना 1963 में प्रस्तुत की। नेक्स्ट चलते हैं, किस समिति का कार्य सरकार को शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व विद्यार्थी अनुशासन पर सुझाव देना था? तो कुंजरू समिति। ऑप्शन आपका ए सही है, कुंजरू समिति राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रथम महानिदेशक जनरल भोसले जी थे। अगर ये बात करता है राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रथम निदेशक जो जनरल भोसले जी थे। यहां पे मैंने जोड़ दिया है प्रश्न। कौल कपूर समिति ने किस सन में अपना विचार प्रस्तुत किया था? तो 1961 में अपना विचार प्रस्तुत किया था। और एनआईएस जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना 1961 में हुआ था। एनआईएस जिसको बोलते हैं, तो राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान ये 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय विद्यालय क्रीड़ा संघ की स्थापना कब की गई? तो 1954। ऑप्शन बी सही है, 1954 में भारतीय विद्यालय क्रीड़ा संघ की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय कोचिंग योजना भारत में 1953 में बनाई गई और भारत में खेल कूद तदर्थ जांच समिति 1958 में बनाई गई। इस तरह से एक साथ कई प्रश्न आपको यहाँ पे मिल गए। नेक्स्ट चलते हैं, हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र में है की स्थापना कब हुई? तो 1914 में हुई। और यही भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में होती है। तो यहाँ पे दो प्रश्न आपको मिल गए। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल निदेशक कौन थे? तो ऑप्शन सी सही है, श्री केडी सिंह बाबू उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल निदेशक थे। और उत्तर प्रदेश खेल निदेशक की स्थापना 1974 में हुई और भारत का पहला राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बेंगलुरु में स्थित है। इसकी तो जिक्र कई बार मैं कर चुका हूं। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का सुझाव किसने दिया था? नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का सुझाव किसने दिया था? तो ऑप्शन डी है, शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, किसने कहा शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है? तो ऑप्शन ए सही है, जे बी नैश ने इस परिभाषा को दिया है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो आप वही फंस जाते हैं
यही मेरिट वाले प्रश्न है, यही आपको छांटने का काम करता है। तो थोड़ा सा इस पे भी गंभीरता से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही तरह का प्रश्न नहीं देगा, कुछ समझिए कि वो बना करके एक सोच रिसर्च करके भी देता है। किसने कहा शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में लाते हैं वही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, कैसिडी ने इस परिभाषा को दिया है। नेक्स्ट चलते हैं कि संगीत तथा जिम्नास्टिक को एक साथ आत्मिक विकास का माध्यम बनाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो आप जान सकते हैं कि प्लेटो का है, संगीत के साथ। ये प्लेटो ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, आदर्शवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आदर्शवाद, तो ऑप्शन सी सही है, प्लेटो और अरस्तु ने आदर्शवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट चलते हैं, शारीरिक शिक्षा की बुनियाद सुंदर शरीर किस पर आधारित है? सुंदर शरीर किस पर आधारित है? तो आदर्शवाद पे है, आदर्शवाद पे ये आधारित है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण आदर्श बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक गुण है, यह किसका कथन है? तो ये आपका है ऑप्शन डी, अरस्तु का यह कथन है। नेक्स्ट चलते हैं, 10 क्वेश्चन और है। किसके अनुसार शारीरिक शिक्षा जीवन के प्रथम चरण से शुरू होती है? तो प्रकृतिवाद से, ऑप्शन ए सही है, प्रकृतिवाद से यह शुरू होती है। नेक्स्ट चलते हैं कि खेल क्रीड़ाओं से बल, गति, संतुलन के कौशल और नैतिकता और संयोगों पर नियंत्रण व्यक्त करता है, यह कथन किसका है? तो यह रूसो का है, यह रूसो का कथन। ये परिभाषाएं पूछता है भाई मेरे, और वही फंसाता है और वही फंसते हैं, एक नंबर हमारा मिस्टेक हो जाता है। एक प्रश्न, तो नेक्स्ट चलते हैं हम कि सत्य वही है जो समक्ष है, यह किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? तो यह यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। सत्य वही है जो समक्ष है, यह किसके अंतर्गत आता है? तो यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। और सत्य की खोज वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है, यह यथार्थवाद का आदर्श है। यानी सत्य की खोज वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है, यह किसका कथन है? तो यह यथार्थवाद का एक आदर्श है। और कार्य और कारण का सिद्धांत भी यथार्थवाद का मूल मंत्र है। कार्य और कारण का सिद्धांत भी यथार्थवाद का यह मूल मंत्र है। यानी ये सब किससे रिलेटेड है? तो हम कह सकते हैं यह यथार्थवाद से रिलेटेड है। इस तरह का कहीं भी प्रश्न आता है तो उसका संबंध यथार्थवाद से है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट, क्रियाएं केवल करने से ही सीखी जाती है और प्रयास और त्रुटि के नियम के अनुसार शिक्षा क्रम चलता है, यह कथन सिद्धांत किसका है? तो ये आपका प्रयोगवाद का है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है, प्रयोगवाद। नेक्स्ट चलते हैं हम कि शारीरिक शिक्षा में शक्तिशाली कार्य करने और मेल जोल बढ़ाने शरीर की चौड़ाई अधिक होती है, इस प्रकार के शक्ति को क्या कह सकते हैं? शेल्डन क्रिस्मर हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, तो वो सब चीजें हैं। तो ये ऑप्शन बी सही है, पायनिक एंडोमॉर्फ इसको बोलते हैं, पायनिक एंडोमॉर्फ बोलते हैं। और सारे प्रश्नों का हमने जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया है उसमें सारे क्रम इसी सेट को छोड़ करके बाकी सब मैं सातों सेट को एक क्रमबद्धता के साथ को दिख रहा हूं, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, शारीरिक शिक्षा में शक्तिशाली कार्य करने और मेल जोल बढ़ाने शरीर की चौड़ाई अधिक होती है, इस प्रकार के शक्ति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, पायनिक एंडोमॉर्फ, पायनिक एंडोमॉर्फ इसको बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दुबला पतला लंबा और झीना सा होता है, दुबला पतला लंबा सा और झीना सा होता है, चिड़चिड़े डरपोक अंतर्मुखी ऊंची महत्वाकांक्षाएं होती है, इस प्रकार के शरीर को क्या कहते हैं? मन ऐसा व्यक्तित्व अगर किसी व्यक्ति में पाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? तो एस्थेनिक
एक्टोमार्फ बोलते हैं। ऑप्शन आपका सही है, स्थैनिक एक्टोमार्फ इसको बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, खेल के सिद्धांत में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसका है? तो सीलर, हर्बर्ट स्पेंसर, ये दो वैज्ञानिक हैं। ये सीलर, हर्बर्ट स्पेंसर, ये दोनों लोगों ने खेल में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट चलते हैं, तो आज के लिए इतना ही। और सारे प्रश्नों का जो लिंक है एक दूसरे के बॉक्स में जुड़ा हुआ है। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इसमें पड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।